हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट यूनिट में हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा था। इस यूनिट में उसकी एप्लीकेशन समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो थेरेपी यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं उसकी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस यूनिट विल बी डिस्कसिंग द यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस अप्रोच। तो किस अप्रोच की बात कर रहे हैं? काउंसलिंग जो अप्रोच है उसमें कैसे सीबीटी का यूज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच किस चीज़ पे बेस्ड है? ऑब्जर्वेशन दैट ऑटोमेटिक थॉट्स दैट आर एग्जैजरेटेड, डिस्टॉर्टेड, मिस्टेकन और अनरियलिस्टिक प्ले अ मेजर रोल इन साइकोपैथोलॉजी। ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो नेगेटिव थॉट्स यहाँ डिस्टॉर्टेड होते हैं, एग्जैजरेटेड होते हैं, जो हमारे को साइकोपैथोलॉजी मतलब हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उसके कॉज बन जाते हैं। जो हमारे बिलीव्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, स्कीमाज होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो वो इरेशनल थॉट्स को हमें चेंज करना होता है। जैसे कोई चाइल्ड है, उसका इरेशनल एजम्पशन है कि आई एम नो गुड, मैं जो हूँ मैं बहुत ख़राब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वो उस वजह से शाई अवे हो जाता है, हमेशा अपने क्लास में चुपचाप रहता है, शाईनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो उसका एजम्पशन है आई एम नो गुड वाला, उसको कहते हैं इरेशनल थॉट या इरेशनल बिलीफ। नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस लीड टू, फिर इन सब चीज़ों से डिप्रेशन होता है, इनएक्शन होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग। मतलब ये सब चीज़ें मिलके फिर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और उसकी वजह से अलग अलग तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं, डिप्रेसिव फीलिंग्स आ जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने फिर से, और ये फीलिंग्स अगेन नेगेटिव थॉट्स को, मतलब एक साइकिल बन जाता है ये कि नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो ये साइकिल ब्रेक करना होता है। अच्छा, इसकी जो थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल सेटिंग्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस होती है। यहाँ पे फोकस किस चीज़ पे होता है कि हमें इरेशनल थॉट्स और बिलीफ को मॉडिफाई करना है, जिसमें ओसीडी जैसे पेशेंट्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। ओसीडी के जो थॉट्स पैटर्न होते हैं, जो ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, अब उसमें होता है क्या है कि उन उन लोगों को जिस तरह के थॉट्स आते हैं वो सब लोगों को आते हैं कि हमारे हाथ गंदे, हमें हाथ धोने हैं, कहीं हमारा दरवाज़ा खुला तो नहीं छूट गया, हमें बंद करना है जाके। वो थॉट्स सबको आते हैं, लेकिन ओसीडी के केस में वो थॉट्स ना उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। हम लोग उन थॉट्स को कई बार एक दो बार सोचते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन जिनको ओसीडी होता है वो अपने थॉट्स को फॉरगो नहीं कर पाते। तो वो उनको बार बार आके उनके माइंड में उनकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसको डिसफंक्शनल कर देते हैं। तो इस तरह की उसमें भी एप्लीकेशन है इसकी सीबीटी की। फिर एजुकेशनल सेटिंग में जैसे बच्चे आजकल बहुत मिसकंडक्ट करते हैं, अग्रेसिव हो गए हैं, डिसोबीडियंट हो गए हैं, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन या सीबीटी क्लासरूम में, स्कूल सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो इंस्ट्रक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, दूसरा बिहेवियरल इंटरेक्शन, एक तो इंस्ट्रक्शंस दे के, दूसरा बिहेवियर के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि एकेडमिक ग्रेड्स को कैसे इंक्रीज करना है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना है बच्चे का, सोशल स्किल्स कैसे उसके इम्प्रूव करने हैं, हेल्दी एक्सरसाइज प्रोग्राम बिल्ड करना है, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग रिड्यूस करना है, अब्यूसिव लैंग्वेज को रिड्यूस करना है और उसकी टेस्ट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज इसमें यूज होती है, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हो गया, पॉजिटिव बिहेवियरल सपोर्ट हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन इसे बोलते हैं, सीबीआई इंटरवेंशंस। वो टीचर्स के लिए एक रेमेडियल प्रोग्राम की तरह काम करता है जब वो स्टूडेंट्स के साथ उसको यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं वो, स्पीच यानी कि सेल्फ टॉक, इनर स्पीच बोलते हैं जिसको, सेल्फ टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है, जिससे उसका बच्चों का वर्ड बिहेवियर चेंज होता है। अब सेल्फ टॉक में क्या होते हैं, बच्चे अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं अपने बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ पे मॉडलिंग, फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। कॉग्निटिव मेडिएशन होता है, मतलब थिंक लाउडली, थिंक लाउडली या सेल्फ टॉक मतलब यही हो गया कि जब वो सोच रहे हैं वो बोल के सोचे, बात करते करते अपने आप से। तो जैसे अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, हिटिंग और पुशिंग अ पीयर व्हेन टीज्ड कैन बी मीडिएटेड बाय इनर स्पीच।
दैट मेक्स मी मैड, बट फर्स्ट आई नीड टू काम डाउन एंड थिंक अबाउट दिस। मतलब अगर कोई बच्चे को आदत है दूसरों को मारने की, तो पहले वो अपने आप से बात करे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं उसको हिट करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से सेल्फ टॉक को इनकरेज किया जाता है। क्योंकि ओवर्ट बिहेवियर के ऊपर यहाँ बात हो रही है कि वो पुश कर रहा है, टीज कर रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहा है, उसके कॉग्निटिव इवेंट्स की वजह से। तो इंडिविजुअल्स को कॉग्निटिव इवेंट्स को चेंज करना है यहाँ पे। तो सेल्फ टॉक और थिंक लाउड का बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे। फिर ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकती है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में जैसे इम्पल्सिविटी होती है, जो सडनली रिएक्ट कर जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का रोल आ जाता है। अर्थमेटिक और रीडिंग प्रॉब्लम्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। साथ साथ ही इसमें कह रहे हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिक्रीजिंग द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स विद इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। जिनको इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में ये बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने एक सिक्वेंशियल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। तो ये स्ट्रैटेजी के क्या स्टेप्स हैं? स्टॉप एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। पहले मतलब रिएक्ट करने से पहले सोचो। जो भी उनके रिस्पॉन्सेज हैं स्टूडेंट्स को बोलते हैं पहले सोचो उसके बारे में। स्पीच का यूज़ करो, सेल्फ टॉक का। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है, तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। डेवलप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। उसका कोई दूसरा सोल्यूशन सोचो कि हम क्या किसी और तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं। मतलब अपने आप को रिलैक्स करने की सोचो, या वो जगह से कहीं और जाने के बारे में सोचो। इवेलुएट द कॉन्सिक्वेंसेज कि जो मैं कर रहा हूँ उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसको इवेलुएट करो और इम्प्लीमेंट करो सॉल्यूशन को। प्रॉपर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करो। तो फाइंडिंग showed that student in the control group exhibited significantly more aggressive behavior than those receiving the training। मतलब जब ऐसे किया गया तो देखा गया कि जिनको ये ट्रेनिंग मिल रही है उनका एग्रेशन कम होता गया था। क्लिनिकल सेटिंग में भी सीबीटी का यूज होता है स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे डिसऑर्डर्स को क्योर ठीक करने के लिए। एंड देन सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन पेशेंट ट्रीटमेंट एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है ऐसे पेशेंट्स की सीबीटी के यूज़ करने से। हाँ, इसको ये है कि लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन के साथ साथ भी यूज़ किया जाता है, अकेले थेरेपी से जब काम नहीं चलता है तो। और इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी कई बार ट्रीट किया जाता है, जैसे एनोरेक्सिया है, बुलिमिया, इस तरह की ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी सीबीटी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। देन इसमें कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर न्यूमरस इन एनोरेक्सिक। जो एनोरेक्सिक होते हैं ना उनमें बहुत सारी डिस्टॉर्शंस होती हैं। जैसे डिक्टोमस थिंकिंग हो जाती है कि अगर मैं गेन वेट करूं तो मुझे ओबीस कहेंगे, अगर मैं नहीं गेन वेट करूंगी तो मुझे ओबीस कहेंगे। ठीक है, डिकोटोमस थिंकिंग है। ओवर जनरलाइजेशन में आई विल नेवर गेट एनी बेटर एंड माई ईटिंग विल नेवर इम्प्रूव, कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी और मेरी ईटिंग कभी इम्प्रूव नहीं होगी। मैग्निफिकेशन में गेनिंग एनी वेट विल बी मोर देन आई कैन टेक। कोई भी वेट मैं गेन कर लूँ वो मैं उसको नहीं झेल पा, क्योंकि एनोरेक्सिक कौन होते हैं? जो खाना पीना छोड़ देते हैं वेट गेन के डर से। तो उनके अंदर ये जो डिस्टॉर्शंस होते हैं इनको चेंज करने की कोशिश की जाती है। फिर पर्सनल और सोशल सिचुएशंस में जब हमारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन या कोई सेल्फ डाउट आ जाता है या हमारी सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है, तो उस केस में भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। एंगर को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल रही है। सोशल एंग्जाइटी को ट्रीट करने में, जहाँ पे अपने अपीयरेंस को लेके हमें मिसपरसेप्शन हो जाता है कि शायद हम अच्छे नहीं दिखते तो इसलिए हम सोशल सर्कल में नहीं जाएंगे, या गिल्ट हो जाता है अपने आप को लेके। कोई भी पास्ट सोशल सिचुएशन के बारे में अगर हमें एम्बेरसमेंट लगती है तो हम फ्यूचर में भी नहीं जाते हैं कभी, या हमें बिहेव करना नहीं आता परफेक्टली, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं, या हमारी आदत होती है चीज़ों को टालने की। तो जैसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है वो भी इसमें, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव दोनों कंबाइंड है, तो वो वाली जो टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में, या अपने डे टू डे स्ट्रेस को हैंडल करने में। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सजेस्ट करती है कि कॉग्निशन हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और देर इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। तो कॉग्निशन, बिहेवियर, एनवायरनमेंट आपस में इनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। जैसे हमने पर्सन, बिहेवियर और एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉग्निशन, पर्सन की जगह कॉग्निशन रख दिया है इन्होंने कि ये आपस में
एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमें कॉग्निशंस को चेंज करेंगे तो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो ये थी एप्लीकेशंस इसकी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।